हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो जो हमारा करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सेशन चल रहा है उसका ये पार्ट 2 रहेगा। ये जो एनवायरनमेंट है वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप कोई भी परीक्षाएं दो, इसमें आप छोटे से लेके बड़ी परीक्षा तक इसमें सारे जो फैक्ट्स लिए गए हैं वो सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो आपके लिए सभी परीक्षा में काफ़ी फ़ायदे में रहेगा। आप इसको सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन इसमें आंसर साथ में दिए गए हैं, आपको सिर्फ देखते जाना है और अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो हमारा ऐप है ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर के नाम से, जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एशियाई जलपक्षी को भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 1987 में इसको शुरू किया गया था। हाल ही में एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है, जिसे पेंडेंट बेट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ देखा गया है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसे देखा गया है। तो ये नारंगी रंग का चमगादड़ कहाँ देखा गया था? छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का ये, उसमें पराली बोडल गांव के केले के बागान में देखा गया है। कहाँ पे देखा गया है? केले के बागान में, छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। वह कब किया गया था? तो ये 4 फरवरी को शुरू किया गया था। इसमें 2 पुस्तकें थी। एक मिनट। इसमें 2 पुस्तकें थी। इंडिया 75 अमृत धरोहर, इंडिया रामसर साइट्स फैक्ट बुक एवं मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन वेटलैंड एंड प्रैक्टिशनर्स गाइड का भी इसमें विमोचन किया गया। ये 2 बुक थी, इनका इसमें विमोचन किया गया, यानी इसके बारे में बताया गया है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल के डीजल कारों की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी की है। किस पर? कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल कारों की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी की है। ये कब से प्रभावी होगा? 2035 से। ठीक है। नेक्स्ट, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मिनी काजीरंगा के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? कौन सा? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये दर्रांग सोनितपुर में है। ये कहाँ का है? जिला असम में है ये। भारत ने किस वर्ष तक अतिरिक्त 2 अरब टन कार्बन उत्सर्जन के बराबर वन लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन करेंगे, उसके बराबर हम वृक्ष भी लगाएंगे। ये किसने किया? भारत सरकार ने। कब तक? तो 2030 तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। ये कब किया था? 4 मार्च 2023 को। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया ये? गोगाबिल, वर्ष 2019 में। गोगाबिल बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। कहाँ पे ये? बिहार में है। बिहार का जिला है कटिहार, वहाँ पे ये स्थित है गोगाबिल। ठीक है। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य खोला गया। कहाँ खोला गया ये तमिलनाडु के एरोड जिले में खोला गया है। कौन सा? 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो वो सारस है। सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस एंटीगोन। क्या नाम है?
सारस क्रेन का ग्रस एंटीगोन। सारस मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 3 जगह पर यह पाया जाता है सारस, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। सारस का IUCN रेड लिस्ट में स्थित है। तो सारस क्रेन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा? सारस क्रेन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में ये लिखा हुआ है, 4 में ये सूचीबद्ध है। और ये IUCN की रेड लिस्ट में भी आता है, जो रेड डाटा बुक निकलती है उसमें भी आता है, दुर्लभ प्रजातियों में। ठीक है, चलिए आगे। सारस की बनावट कैसी होती है? तो इसकी लंबाई जो होती है वो 152 से 56 सेंटीमीटर, और पंखों का जो फैलाव होता है, जो पंख फैलाता है, ये चौड़ाई इसकी होती है वो 240 सेंटीमीटर होती है। सारस क्रेन मुख्य रूप से लाल सिर और इसकी ऊपरी गर्दन भूरे रंग की होती है, यानी कि सिर इसका लाल होता है, गर्दन इसकी भूरे रंग की होती है, साथ ही हल्के लाल पैर होते हैं, यानी कि लाल जो पैर होते हैं उनका कलर भी हल्का रेड में होता है। इसका प्रजनन काल मानसून के मौसम में भारी बारिश के दौरान होता है, यानी कि जब इसको बर्थ देता है यह, तो कब देता है यह? जब भारी बारिश होती है, मानसून जब अपने यहाँ पे जुलाई अगस्त में आते हैं, उस दौरान इनका प्रजनन काल होता है। देश भर के चिड़ियाघरों की रैंकिंग 2022 सूची में किस चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो एक सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पे है यह? पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्थापना, एक मिनट, दार्जिलिंग ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी वो 14 अगस्त 1958 को हुई थी, जिसको विश्व का या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है देश का। नेक्स्ट, वर्तमान में देश में चिड़ियाघर हैं कितने हैं? 150। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बनेगा? तो वह अररिया में बनेगा। ठीक है, नाम उसका तभी रख दिया जाएगा। दुनिया भर के महासागरों और नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने में सहयोग करने के लिए किन संस्थानों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हैं यूएनडीपी और द ओशन क्लीनअप ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनडीपी और द ओशन क्लीनअप। भारत में PM 2.5 प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन से हैं? परिवहन क्षेत्र है, इसमें 20 से 35% तक आ जाता है परिवहन क्षेत्र का। नेक्स्ट, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। क्या नहीं बढ़ाता? प्रकाश संश्लेषण। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं घने वन? तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो जैवमंडल है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, कौन सी परत है वो? ओजोन परत है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि वह क्या करती है? सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं पृथ्वी पर, उन्हें नहीं आने देती, जिससे कि मानव जीवन में काफ़ी उपयोगी होती है। इससे क्या है, स्किन कैंसर वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिनको यह ओजोन परत रोकती है। पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, वो भी ओजोन परत हो गई। डायरेक्ट नहीं आने देती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल में जिसको हीट मिलती है वायुमंडल को, शॉर्ट वेव में आती है।
ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? या 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिल जाएगी ट्रोपोपॉज में जाकर के। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की यह रक्षा करती है। ये अभी बताया था ऊपर कि ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ये गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है, तो उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं या प्रभाव बोलते हैं। भारत में संरक्षित क्षेत्रों में किस एक श्रेणी में स्थानीय लोगों का बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान में हो गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया गया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम कितने किलोमीटर का अनिवार्य इकोसिस्टम जोन होना चाहिए? तो इसका आंसर हो गया 1 किलोमीटर का। कितने का? 1 किलोमीटर का होना चाहिए। यह फैसला कहाँ से मिला है? तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वन भूमि की सुरक्षा के लिए दायर एक याचिका पर आया, यानी कि एक याचिका दायर हुई थी तमिलनाडु नीलगिरी में। वहाँ पे आदेश आया कि 1 किलोमीटर का यह ESZ होना चाहिए। इकोसिस्टम इको सेंसिटिव जोन, ये क्या होता है? ये पर्यावरण क्या होता है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 2006 ने यह निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संबंधी संवेदनशील क्षेत्र में रखा जाना चाहिए, जहाँ पे कोई आ ना सके। सिर्फ जो लोग वहाँ पे रहते हैं, स्पेसिफिक लोग, वही रहेंगे यहाँ पे, और कोई ना जा सके। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभयारण्य के भीतर स्थित होता है। राज्य सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन के लिए अधिसूचित किया जा सकता है कि इसका उद्देश्य पारिस्थितिक जीव, पुष्प, भूआकृति विज्ञान या प्राणी संघ या महत्व को देखते हुए आवश्यक वन्य जीवों या उनके पर्यावरण की रक्षा और उनका विकास करना है। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अध्याय 4 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के सिवाय किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियों की उपयोग अनुमति नहीं होगी। यानी कि इसके लिए संरक्षण अधिनियम 1972 बना हुआ है, उसी के शर्तों पर चलना है, बाकी अलग से अपनी शर्तें नहीं बना सकते। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये जैव विविधता के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ वनस्पति और जीवों की क्या होती है? रक्षा होती है। पर्यावरण संरक्षण के ये क्षेत्र मोटे तौर पर IUCN श्रेणी, कौन सी? IUCN की 5वीं संरक्षित क्षेत्रों के अनुरूप है। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व प्राय एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं। साथ ही बफर जोन भी ये होते हैं। कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए खुले होते हैं, यानी कि इसमें कुछ इकोनॉमिक गतिविधियाँ इसमें कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें जा सकते हैं, सभी नहीं। ये संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों एवं जीवों के प्रदान के लिए किया जाता है, बल्कि उन मानव समुदायों को भी प्रदान किया जाता है जो इन क्षेत्रों में रहते हैं। उन लोगों को भी यहाँ पे आना जाना हो सकता है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में ये लोग जा सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑनलाइन GS दिवाकर, प्ले स्टोर से जाकर आज ही डाउनलोड करें और इस पर सभी PDF आपको मिल जाएंगे। और भी PDF आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, सभी करंट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। आप एक बार डाउनलोड करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।